आप कैसे सिद्ध करेंगे कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। देखिए, राउल्ट के नियम व हेनरी के नियम की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि वाष्पशील घटक या गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। दोनों में एक ही बात है कि वाष्पशील घटक या गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। केवल समानुपाती स्थिरांक KH एवं PI0 में भिन्नता होती है। वहाँ समानुपाती स्थिरांक KH है, यहाँ PI0 है, घटक I का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब। इस प्रकार राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है जिसमें KH का मान PI0 के मान के बराबर हो जाता है। तो राउल्ट का नियम भी हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है जिसमें KH का मान PI0 के मान के बराबर हो जाता है। अब देखिए, इसमें एक न्यूमेरिकल है, ये आपकी NCERT की बुक में भी दिया गया है। बुक में ही समझा देती हूँ मैं आपको। देखिए, ये बुक में न्यूमेरिकल है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, ये पेज नंबर 42 पे ये क्वेश्चन 2.5 है। तो क्या है ये, देखिए, 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CH Cl3 एवं डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 मिलीमीटर, mm का मतलब होता है मिलीमीटर मरकरी, क्योंकि जो दाब मापी होता है उसमें मरकरी भरा रहता है, वो 415 मिलीमीटर मरकरी है। अब कई बार बच्चे ये HG से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जो दाब मापी होता है उसमें क्योंकि मरकरी पारा भरा रहता है इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर, और दाब का मात्रक मिलीमीटर होता है। जो मानक दाब है वो 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर या एक वायुमंडल होता है। मतलब एक वायुमंडल 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो दो हमारे पास में ये द्रव हैं, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन, दोनों ही वाष्पशील हैं। तो इनके वाष्प दाब दे रखे हैं 200 मिलीमीटर और 415 मिलीमीटर, 298 केल्विन ताप पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें केवल इनके वाष्प दाब दे रखे हैं। पहला क्या है कि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म CH Cl3 एवं 40 ग्राम ड्राइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। इनके वाष्प दाब की आपको गणना करनी है। और दूसरे में वाष्पीय प्रवस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। वाष्पीय अवस्था में आपको इनके अवयवों के मोल अंश की गणना करनी, जो इसके घटक हैं, दो घटक हैं, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन। तो पहले तो आप इनके मोलर द्रव्यमान निकालिए। अब आप देखिए, जैसे ये है, पहले आपने मान लीजिए डाइक्लोरोमेथेन का निकाल लिया, CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान, तो ये हो गया 12 गुणा 1, 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 35.5, तो ये आगे 85 ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान, या यू लिख सकते हैं या ग्राम प्रति मोल लिख सकते हैं। ऐसे ही इसका क्लोरोफॉर्म का CH का मोलर द्रव्यमान, ये भी ऐसे आ गया। कार्बन का 1 है, 12 गुणा 1, हाइड्रोजन का 1, 1 गुणा 1, क्लोरीन के 3, 3 गुणा 35.5, तो ये आ गया 119.5 ग्राम प्रति मोल। अब हमने डाइक्लोरोमेथेन के मोल निकाले, CH2Cl2 के मोल, तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। CH2Cl2 का द्रव्यमान है 40 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान कितना आया, 85, आ गया 0.47 मोल। फिर क्लोरोफॉर्म के मोल निकाल लिए। क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान दे रखा है 25.5 ग्राम, तो ये हो गया 25.5 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान है 119.5, तो ये 0.213 मोल आ गए। तो कुल मोल आ गए दोनों को जोड़ करके, 0.47 प्लस 0.213 को जोड़ दिया तो इतना आ गया। अब आप इनका मोलंस निकाल लीजिए अलग अलग। मोलंस बराबर क्या होता है, किसी घटक का मोलंस बराबर उस घटक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। तो जैसे आपने मान लीजिए डाइक्लोरोमेथेन का मोलंस निकाला CH2Cl2 का,
तो यहाँ पर डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या है 0.47 और कुल मोलों की संख्या है 0.683, तो ये आ गया 0.688। ऐसे ही फिर क्लोरोफॉर्म का मोलेंस, तो एक तरीका तो यही होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था अभी इसी यूनिट में आगे, कि आप इसमें यहाँ पे लिखें क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या, ये 0.213 अपन कुल मोल 0.683 उससे निकाल सकते हैं, या आप 1 में से घटा दें इसको, मतलब 1 में से इसको घटा दें 0.688 को। तो यहाँ पे ऐसे ही किया, 1 में से 1.00 माइनस 0.688, तो ये आ गया बराबर 0.312। क्लोरोफॉर्म का मोलेंस आ गया 0.312। अब क्या किया यहाँ पर, अब हमने जो कुल दाब की इक्वेशन प्राप्त की थी द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लगाया था, पी टोटल, पी कुल बराबर P10 प्लस P20 माइनस P10 इंटू X2, ये लगाया था ना फॉर्मूला, इससे कुल दाब ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर शुद्ध अवस्था में ये शुद्ध अवस्था भी इसमें ऐड कर लेंगे आप, शुद्ध अवस्था में 298 केल्विन पर। तो यहाँ पर आपको P10 कौन है, घटक 1 है क्लोरोफॉर्म CH3। क्लोरोफॉर्म का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब 200 है, प्लस P20 घटक 2 का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब 415 है, माइनस 200, ये है ना P20 माइनस P1, और इंटू X2 घटक टू कौन है आपका, घटक 2 है आपका डाइक्लोरोमेथेन। देखिए क्लोरोफॉर्म घटक 1 है और डाइक्लोरोमेथेन घटक 2 है, इस पर 1 और 2 लिख लेना। क्लोरोफॉर्म घटक 1, डाइक्लोरोमेथेन घटक 2। तो घटक 2 का मोलेंस 0.688, ये घटक 2 डाइक्लोरोमेथेन का मोलेंस 0.688 है। ये जो हमने अभी मोलों की संख्या निकाली, इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, पहले आप इसके निकाल लें क्लोरोफॉर्म के, फिर डाइक्लोरोमेथेन निकालें, तो ध्यान रखें आप। तो ये हो गया यहाँ पर, मतलब ये घटक 1 का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब 200, क्लोरोफॉर्म घटक 1 है, इसका शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब 200 है, फिर प्लस घटक 2 का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, घटक 2 डाइक्लोरोमेथेन है, इसका शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब 415 है। तो P20 ये हो गया यहाँ पे 415 माइनस P10 ये हो गया 200 गुणा X2 घटक 2 का मोलेंस, घटक 2 डाइक्लोरोमेथेन XCH2Cl2, इसका मोलेंस है 0.688। तो इसे सोल्व कर लिया, ये आ गया यहाँ पे 200 प्लस, इसमें से यहाँ से घटा देंगे 215 की 0.688 में गुणा कर देंगे, 147.9 आ गया, दोनों को जोड़ दिया बराबर 347.9 मिलीमीटर मरकरी। कैलकुलेशन आप खुद जरूर करके देखा करें। अब हमें आगे क्या करना है इसमें, ये पहले में तो हमें यहाँ पर विलयन के वाष्प दाब की गणना करनी थी, वो हमने कर लिया, ये विलयन का वाष्प दाब आ गया P टोटल। अब दूसरे में क्या करना है, वाष्पीय अवस्था के परअवस्था के प्रत्येक अवयव के मोलेंस की गणना करनी है। अब वाष्प अवस्था में मोलेंस का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था, PI बराबर YI इंटू P टोटल, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ये देखिए यहाँ पे PI इक्वल टू YI इंटू P टोटल। अब हमें क्या करना, YI क्या है, घटक I का वाष्प अवस्था में मोलेंस, हमें मोलेंस ज्ञात करना दोनों का वाष्प अवस्था में, तो इसलिए ये अब मोलेंस निकालना, तो ये फॉर्मूला लगा दिया YI बराबर PI अपॉन P टोटल हो गया ये, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाया। क्या उपयोग करने पर हम गैस अवस्था में अवयवों के मोलेंस की गणना कर सकते हैं, गैस प्रवस्था या वाष्प प्रवस्था, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, देखिए आपकी बुक है ये थोड़ा शॉर्ट कर रखा है इन्होंने फॉर्मूला, तो क्योंकि ये है ना PI,
देखिए इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ बुक में, देखिए आप अच्छे ध्यान से। इन्होंने क्योंकि अब हमें क्योंकि वाष्प अवस्था में आंशिक दाब निकालना है, ठीक है, वाई आई का मान ज्ञात करना हमें। हमारे पास पी टोटल है, ये हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन हमारे पास में पी आई नहीं है। पी आई का मतलब क्या होगा, घटक आई का वाष्प दाब, आंशिक दाब जो भी है। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान हम पी आई का कहाँ से ज्ञात करेंगे, जो अभी हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था सबसे पहले, या पी आई बराबर पी आई जीरो इंटू एक्स आई, या आप लिख सकते हैं P1 बराबर P1 जीरो इंटू एक्स वन। ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर।